नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर। उत्तराखंड के बजट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गैरसैंण में आज धामी सरकार पेश करेगी बजट। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जनता की उम्मीदों वाला होगा बजट, ये उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा। तो गैरसैंण में आज धामी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का यह बजट पेश होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री आज पेश करेंगे बजट। 79,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। जनता की उम्मीदों वाला यह बजट होगा। बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा। गैरसैंण में आज धामी सरकार पेश करेगी बजट। और स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। योगेश जी, क्योंकि आज उत्तराखंड का यह बजट पेश होने जा रहा है, उम्मीदें काफी ज्यादा हाई है कि आखिरकार क्या कुछ मिलने वाला है पहाड़ की जनता को इस बजट से। जी बिल्कुल, आज उत्तराखंड की विधानसभा का तीसरा दिन है और ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज लंच के बाद बजट पेश किया जाएगा। और सबसे प्रमुख बात यह है कि कल का जो सदन चला है वो जिस तरीके से हंगामेदार रहा है, कांग्रेस ने कई सारे मुद्दों पर विरोध किया है, वो सदन के बीच में आ गए और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से अवैध की गोले फेंके गए, तमाम चीजें हुई है। तो आज एक चुनौतीपूर्ण स्थिति तो रहेगी विधानसभा अध्यक्ष के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तकरीबन 80,000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि कई सारी जो खास योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, उन पर फोकस किया जाएगा। खासकर महिलाओं पर फोकस किया जाएगा, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा एक ये भी माना जा रहा है कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, इसके विकास को लेकर, इसके डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी सुविधाएं बाकी है जो विकसित की जानी है, कई सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होनी है, इनको लेकर भी फोकस किया जाएगा। और उत्तराखंड में गौ रक्षक को लेकर जो गौशाला है उनको लेकर भी कुछ स्पेशल घोषणाएं की जा सकती है। तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 बजे के करीब अभी तक की जो सूचनाएं पहुंचेंगे और उसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लंच के बाद सदन में बजट पेश करेंगे और तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास का उत्तराखंड का बजट रहेगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही विपक्ष के सभी विधायक यहाँ पहुंचे हैं नारेबाजी करते हुए, और विपक्ष की जो लगातार मांग रही है, खासकर जो पिछले तकरीबन 1 साल से 2-3 मुद्दे बढ़े रहे हैं, नकल विरोधी कानून जो सरकार लाई है, तो नकल विरोधी कानून को लेकर भी विपक्ष का कहना है कि इसके बाद भी नकल परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है, तमाम दिक्कतें भर्ती परीक्षाओं में आई है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे योगेश जी आपके पास। हमारे संवाददाता केशव पंचाल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं और उनके साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी भी मौजूद हैं। केशव, ओवर टू यू। बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से आज योगी सर ने बताया, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है सदन का, क्योंकि आज बजट पेश होना है, वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इस सारे मसले पर सबसे पहले जनता टीवी पे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। स्वागत है सर। आज किस तरह से देख रहे हैं बजट? गर्मी बहुत है, जनता को राहत मिल पाएगी आपके बजट से? नहीं, गर्मी तो है, लेकिन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बजट है, तो वहाँ तो मौसम बहुत ही सुहावना है और सबको अच्छा लगने वाला मौसम है, इसलिए बजट भी सबको अच्छा लगने वाला आएगा। हमारे वित्त मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न वर्गों के साथ वार्ता की है, उनके सुझाव लिए हैं, उनकी दिक्कतों को दूर करने का काम किया है। तो बजट भी उसी प्रकार से हर वर्ग के सुझावों के अनुसार प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा, प्रदेश के विकास का बजट होगा, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के सशक्तिकरण का बजट होगा और सभी वर्गों को इसमें ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि बड़े ऐतिहासिक पिछले 1 वर्ष में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं। जैसे अपनी बीपीएल की माताओं बहनों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का काम गैस के, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है।
वह बजट में उसका प्रोविज़न आएगा, बजट में उसके लिए घोषणा होगी। इसी प्रकार से आंदोलनकारियों को 10% का क्षतिज आरक्षण ये देने का काम किया है। हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण ये देने का काम किया है। तो इसी प्रकार से सब प्रकार से हमने गैलेंट्री अवार्ड की राशि बढ़ाई है, हमने पेंशन्स की राशि बढ़ाई है। तो सब प्रकार का सर्वोन्मुखी ये बजट होगा, सबका समावेशी बजट होगा, नवाचार को बढ़ावा देने वाला बजट होगा। लगातार सरकार द्वारा कहा गया, उन्होंने लोगों से राय शरा मशवरा करा है और उनकी राय लेके बजट तैयार हुआ है। 2024 में कितना कारगर साबित होगा उत्तराखंड का बजट देश की सरकार के लिए? मैंने बताया कि हमारे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह सदी भारत की सदी है और इस सदी का ये दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा विकल्पहीन संकल्प है कि 2025 में जब उत्तराखंड 25 वर्ष का युवा राज्य होगा तो देश के अग्रणी राज्यों में होगा। वो 2025 में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए ये वाला बजट जो 2023-24 का बजट है बहुत ही महत्वपूर्ण बजट होगा और उस ओर बढ़ते हुए कदमों को जनता देखेगी। बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का कहना है कि जिस तरह की गर्मियों और राहत देने वाला बजट उत्तराखंड की सरकार लोगों के लिए लेकर आएगी और ये बजट किसी सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं, उद्योगपति से लेकर किसानों और गरीबों तक का ये बजट साबित होने वाला है। अंजलि जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए केशव और इस खास बातचीत के लिए। और योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब योगेश जी, कुल मिलाकर उम्मीदें यहाँ पर काफी ज्यादा हैं कि आज के इस बजट पे क्या रहने वाला है, लेकिन क्योंकि बहुत खास हो जाता है यह बजट हर लिहाज से, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इसमें समायोजित किया जाएगा वो भी देखना होगा कि किस तरीके से सामंजस्य जो वित्त मंत्री है वो बिठा पाते हैं। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत में, अगर हम कल के सदन की ही बात करें तो जो कई सारे मुद्दों पर सरकार के मंत्रियों को खुद भाजपा के विधायक घेरते हुए नजर आए हैं। अगर हम किसी एक ही बात की बात करें तो लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने कई सारे मुद्दे उठाए और डेवलपमेंट के कई सारी योजनाओं पर अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसको लेकर बात की। तो इन सब बातों को देखते हुए उनका ये भी कहना था कि वहाँ के जो होम स्टे और जो कुछ योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की चल रही है, तो जो व्यक्तिगत प्रयास है लोगों के उसको देखते हुए वो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन सरकार के प्रयास क्या है। तो ये इस तरह की बातें ये सवाल खड़े करते हैं कि जो समग्र विकास है, हर आदमी तक विकास पहुंचने की बात है, उसको लेकर हर किसी की नज़र लगी रहती है। बजट पर साल भर में एक बार लेखा जोखा पेश किया जाता है और इस पर हर किसी की नज़र लगी रहती है कि किसको क्या मिलने वाला है, किन योजनाओं को कितना पैसा जाने वाला है, विभागों को इस तरह की स्थिति रहने वाली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज का सत्र है। और आज लंच के बाद जब बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद कल का जो दिन होगा वो इस पर चर्चा को लेकर होगा, परिचर्चा को लेकर होगा। और इसके अलावा भी आज जो 12 विधेयक हैं वो सदन में पेश किए जाएंगे, उनको भी आज पारित किया जाएगा। इनमें से एक नकल रोधी जो कानून है जो बन चुका है उसको विधानसभा से पारित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह कल हंगामा हुआ, विपक्ष ने कई सारे मुद्दों पर सदन को चलने नहीं दिया, 7 बार सदन स्थगित हुआ और इसके बाद भी गतिरोध बना रहा। तो आज ये गतिरोध समाप्त होता है या नहीं होता है, बिल्कुल ये देखना होगा। बिल्कुल योगेश जी बने रहिए आप हमारे साथ। इनका आज बजट पेश होने जा रहा है और जाहिर तौर पर उम्मीदें यहाँ पर यही है कि इस बजट में से क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन अलग अलग अगर वर्गों की बात की जाए उन्हें क्या कुछ इस बजट में मिल पाता है, या क्योंकि 2024 के चुनावों को देखते हुए भी कुल मिलाकर हर राज्य की सरकारों का यही एक एजेंडा है कि ज्यादा से ज्यादा जो बजट में प्रावधान जो है वो यहाँ पर किए जाए। और स्टेट ब्यूरो चीफ योगेश राणा जी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। योगेश जी, क्योंकि पूरा कुल मिलाकर दरमदार ये रहेगा कि 2024 का एक तस्वीर जो है वो माइंड पर रखकर ही तमाम राज्यों में जहां जहां बजट पेश हुए वहां पर देखा गया है कि उस पर काफी फोकस रहा है। उत्तराखंड का आज बजट पेश होने जा रहा है, कितना ज्यादा फोकस 2024 रहेगा इस बजट में? बिल्कुल 2024 फोकस में रहेगा। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार जो सीमांत क्षेत्र है
उसके विकास को लेकर लगातार बात कर रही है। यहाँ ऑल वेदर रोड की बात हो या फिर सीमांत की कनेक्टिविटी की बात हो, उन सब चीज़ों को लेकर लगातार काम हो रहा है। और सरकार की योजना जो वाइब्रेंट विलेज है उसको लेकर भी, और ये माना जा रहा है कि अभी आज की स्थिति देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली गए थे और आज 12 बजे के आसपास तक वापसी उनकी होगी। रक्षा मंत्री के साथ वहाँ पर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो सीमांत प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी, और सीमांत जो क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र को कैसे विकास किया जा सकता है, वहाँ तक मूलभूत सुविधाएं पहुँचाई जा सकती है। बहुत सारे गाँव हैं जहाँ तक बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था तक नहीं है, वो कैसे पहुँच सकती है। तो 2-3 जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे पलायन यहाँ एक बड़ी समस्या है, उत्तराखंड को लेकर बार बार ये चर्चा आती है। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है उसमें भी ये एक फैक्ट आया है कि उत्तराखंड में 10% जो आय है वो लोगों की बढ़ी है। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो होम स्टे और इस तरह की योजनाएं हैं तो वो सरकार के सहयोग से व्यक्तिगत प्रयास से चल रही है, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं कैसे गांव तक पहुंचे, यहाँ गांव के डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बड़ी बात यह है कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया इसमें एक बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आया है कि जो निकाय है वो निकाय तकरीबन 102 निकाय उत्तराखंड में, वो सारे के सारे अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और पूरे के पूरे प्रदेश की तकरीबन 36% से आबादी शहरों में जाके बस गई है। और उसमें भी अगर आप मैदान की तरफ के 2-3 जिले देखें तो उनमें ज्यादा लोग बस गए। तो सब बिल्कुल ये तमाम मुद्दे यहाँ पर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा कल से होगी शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बता दें। नकल रोकने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम परीक्षा केंद्रों के पास लागू रहेगी धारा 144। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हरिद्वार के अंतर्गत बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुल 109 परीक्षा केंद्र बनाए गए और इन संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में केंद्र व्यवस्थापकों की कल एक बैठक हुई, जिसमें प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा का सुचारू संचालन, केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश, ये सभी सम्यक जानकारियां दी गई। यहाँ पर 9 परीक्षा केंद्र अतिसंवेदनशील श्रेणी के हैं। तो संवेदनशील और अतिसंवेदनशील श्रेणी के जो परीक्षा केंद्र हैं, इनमें केंद्र व्यवस्थापकों के द्वारा संबंधित अपने थाने और एसपी महोदय को पत्र दे दिया गया है। और कल मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा भी इन पर एक पुलिस गार्ड भेजने के लिए व्यवस्था की बात कही गई है। तो वहाँ पर जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर धारा 144 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं उनके द्वारा लागू की जाएगी और वो धारा 144 आज से ही लागू हो जाएगी। नकल के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया है कि जिन विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो उस समय ऑन मोड में रहने चाहिए और अगर कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत है तो उसकी तत्काल सूचना कंट्रोल रूम में प्रेषित। संवाददाता विकास करे हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कल से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, क्या कुछ परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि नकल रहित परीक्षाएं जो हैं वो संपन्न करवाई जा सके? हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको बता दें कल 16 मार्च को जो है हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा तमाम जो तैयारी अंजलि वो पूरी की जा चुकी है। हरिद्वार जिलाधिकारी के द्वारा सभी जो अधिकारी हैं सभी को जो है बैठक कर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि किसी को लेकर जो है जो नकल विहीन जो परीक्षा है वो होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से परीक्षा कल शुरू होगी तो सभी जितने भी क्लास रूम होंगे सब में जो है सीसीटीवी जो है नजर वहां पर रहेगी। तो ऐसे में जो जिलाधिकारी के द्वारा साफ तौर पर निर्देश किए गए हैं कि सीसीटीवी के बिना कोई भी परीक्षा नहीं होगी। तो ऐसे में जो है प्रशासन के द्वारा तमाम जो तैयारियां है वो पूरी की जा चुकी है। 109 जो केंद्र हरिद्वार जिले में बना गए हैं, जिनमें से 9 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा जो कड़ी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर जो पुलिस बल पर्याप्त मात्रा वहां पर लगाया जाएगा ताकि नकलविहीन परीक्षा यहाँ पर हो चुके। तो ऐसे में जो है तमाम तैयार हरिद्वार प्रशासन पूरी कर चुका है। और कहीं ना कहीं जो स्कूल जो प्रशासन है उनको भी वो भी जो है पूरी तरह से परीक्षा की जो तैयारी है वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से
जो हरिद्वार प्रशासन के द्वारा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर 200 मीटर की दूरी में जो है धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई और किसी को भी जो है 200 मीटर की दूरी तक बिना अनुमति के नहीं आने दिया जाएगा। और जो भी आदेश का पालन अंजलि नहीं करेगा तो ऐसे में जो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम अभी निरीक्षण है जो लगातार जो संबंधित जो अधिकारी है उनके द्वारा स्कूलों में किए जा रहे हैं ताकि परीक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी धांधली ना हो। ऐसे में जो है नकलहीन परीक्षा यहाँ पर होगी और कहीं ना कहीं जो नकल को लेकर जो इस पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा जो फोकस है नकल को लेकर हरिद्वार प्रशासन का यहाँ पर बना हुआ है। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है, बता दें आपको एक बड़ी खबर लखनऊ से, बड़ी खबर बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। बीएसपी संस्थापक का काशीराम की जयंती आज, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें काशीराम को मायावती ने श्रद्धांजलि दी है। तो बीएसपी संस्थापक काशीराम की जयंती आज हुई, इस वक्त की बड़ी खबर। काशीराम को मायावती ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीएसपी संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा को किया गया नजरबंद, इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रही है। मौलाना सहित 7 लोग घर में नजरबंद किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता, तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया था, बिना अनुमति यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था। फिलहाल नजरबंद किया गया है, मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया गया है। बरेली से बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद, तिरंगा यात्रा के ऐलान का मामला। तो तिरंगा यात्रा निकालने का उन्होंने ऐलान किया था, अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद भी ऐलान किया गया था। फजल उर रहमान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फजल, आज मौलाना तौकीर रजा को तिरंगा यात्रा निकालने का उन्होंने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन फिलहाल अनुमति नहीं थी, इसलिए आज नजरबंद उन्हें किया गया है। भंडारी, आपको बताना चाहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा साहब की आज फजल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क करने की और आपको जानकारी यहां पर दे देते हैं दर्शकों को, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा को लेकर यह बड़ी खबर है। तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं थी, इसी के चलते उन्हें नजरअंदाज किया, उन्हें यहाँ पर नजरबंद यहाँ पर किया गया है। तो मौलाना सहित 7 लोग जो है वो नजरबंद यहाँ पर किए गए हैं। फजल संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। फजल, फिलहाल अभी वहां स्थिति क्या बनी हुई है? चलिए, लगता है फिर संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फजल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का आज अलीगढ़ दौरा। जी हां, डिप्टी सीएम का अलीगढ़ दौरा, 11 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे केशव प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का अलीगढ़ दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला। 11 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे केशव प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी बता दें आपको, सपा का प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचेगा जौनपुर। सपा का प्रतिनिधिमंडल जौनपुर पहुंचेगा। लोहिंदक में हत्या को लेकर सदस्य जो है वो पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, 4 विधायक जिला अध्यक्ष शामिल रहेंगे। प्रशासन से मिलेगा सपा प्रतिनिधिमंडल। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी बता दें आपको, डॉक्टर अंजनी मिश्रा को मिली नई जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीटी के बनाए गए क्षेत्रीय निर्देशक तो प्रोफेसर सुधांशु पांड्या बने परीक्षा नियंत्रक। और चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।